प्यारे दर्शकों, इटर्नल भारत चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर जसवीर सिंह दोसांझ हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है अभी प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी में जो इस समय सिनेरियो चल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कोई सोशल हो, कल्चरल हो, किसी भी टॉपिक पर हो, उसकी क्या इस समय व्याख्या की जा सकती है। इस समय लोगों की क्या नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए, इस बारे में हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर समझ का प्रणाम। खोसला साहब, आज जो हालात ने some sort of qualitative change is there in the Indian society. No doubt हम सभी जो इंडियंस हैं, इंडियंस क्या थ्रू आउट द वर्ल्ड, we people are not that much conscious. उसके कारण क्या होता है कि हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये सोसाइटी की एंड जो भी एवोल्यूशन है, इसकी जो चेंजेस जो होती रहती है, इसका हमें मालूम नहीं पड़ता। प्रॉब्लम विद द मैनकाइंड इज, अगेन वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स, अनकॉन्शियसनेस ऑफ द मैनकाइंड। हम इतने बेहोशमयी हैं, इतने अनकॉन्शियस हैं कि हमें थोड़े किते वो पता ही नहीं चलता कि कौन सी तब्दीली आ रही है, कैसे एवोल्यूशन हो रहा है, क्या नई चीज़ें पैदा हो रही हैं, कैसे नई सोसाइटी क्रिएट हो रही है, कैसे डे टू डे लाइफ में एक और विकास हो रहा है। तो हमें उस विकास का पता नहीं चलता। अभी देखो ना, बहुत बार मैं इस चीज़ को ले चुका हूँ कि इंडियन सोसाइटी को इतना नुकसान मुगलिया सल्तनत या उससे पहले जो इस्लामिक इन्वेडर्स से थे, उन्होंने नहीं पहुंचाया जितना नुकसान पिछले 200 साल में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हमारा हुआ। नो डाउट हम सभी जो लोग हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि 1000 साल से हम गुलाम हैं। लेकिन खोसला साहब, मेरा एक निजी ऑब्जर्वेशन है कि इवन ड्यूरिंग दीज इन्वेडर्स एंड मुगलिया सल्तनत की जो एम्पायर था, उसके दौरान भी हमारी जो विद्या प्रणाली थी, गुरुकुल कल्चर था। आप जानते ही हैं कि ड्यूरिंग दैट पीरियड भक्ति लहर का कितना ब्यूटीफुल रेवोल्यूशन पैदा हुआ। उसकी ब्यूटी क्या थी? एक तरफ तो ये 1000 साल का पीरियड है जिसको हम ब्रिटिश अपने इस्लामिक स्लेवरी बोलते हैं, और दूसरी तरफ भक्ति लहर है। तकरीबन एट द सेम टाइम जब ये भारत में ये हमले हो रहे थे, गजनवी के और गौरी के और दूसरे लोगों के, उसी वक्त ही ये भक्ति लहर शुरू हो जाती है। इसको कोई रोक नहीं सका। 2-3 चीजें उस भक्ति लहर में बहुत ब्यूटीफुल है। एक तो है कि मेजॉरिटी जो इलेक्टेड व्यक्ति इस भक्ति लहर से हुए, वो मेजॉरिटी पीपल वर फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस, जिसको आजकल की बोली में हम दलित बोलते हैं, बैकवर्ड बोलते हैं, एसटी बोलते हैं, एससी बोलते हैं। रादर 70% एनलाइटेंड व्यक्ति ऑफ दैट भक्ति मूवमेंट वर फ्रॉम दैट सेक्ट। ये एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है। रादर ये बात एक आंसर है जिन लोगों ने पिछले 200 साल में इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर को
एंड भारतीय सनातन संस्कृति को, भारतीय दर्शन को ख़त्म करने की कोशिश की। बहुत से इल्ज़ाम लगाए कि ये है, वो है। उसमें से ये भक्ति मूवमेंट इसी दौरान में हुई। उसमें जो मोर देन 70% जो इलेक्टेड व्यक्ति थे, वो जिसको आज हम SC बोलते हैं, ST बोलते हैं, OBC बोलते हैं, इसी थे। रादर उस समय कुछ, वैसे तो भारतीय दर्शन में ये जो देवी की इम्पोर्टेंस है, औरत की इम्पोर्टेंस है, वो कभी उसको कम नहीं लिया गया। जितना मर्जी प्रचार कर लें वेस्टर्न कंट्री वाले, मार्क्सिस्ट पर्टिकुलरली, सहजो बाई एंड बहुत सारी और एनलाइटेंड वुमेन हुई हैं इस मूवमेंट के दौरान। सो एक तो ये मूवमेंट, इसका बहुत कम जिक्र किया जाता है। कि उसका कम किया जाता है। हिस्टोरिकली भी इसको हम कैसे लेते हैं कि ये मूवमेंट, जो जितने भी ये भक्ति मूवमेंट के बुद्ध पुरुष पैदा हुए, चाहे कबीर हैं, नानक हैं, दादू हैं, सब कुछ हैं, त्रिलोचन हैं, फरीद हैं, ये सारे के सारे बोलते हैं कि उस वक्त जो एग्जिस्टिंग सोशियो कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन थी, उसके खिलाफ ये हुए। भाई उस वक्त रूल तो मुगलों का था, इन्वेडर्स का रूल था, बाद में मुगलिया सल्तनत का रूल रहा। तो ये जहाँ का जो सोशल एंड कल्चरल स्थिति थी, वो उसमें कैसे आ गई? जो रूलिंग क्लास होती है, बात तो उसकी होगी, एजुकेशन सिस्टम उसका होगा, इकोनॉमिक जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो उसके अधीन होगी। वो सारे का सारा तो कंट्रोल तो इन्वेडर्स का था, मुगलों का था। ये जो बोलना कि ये जो भक्ति मूवमेंट एग्जिस्टिंग जो सनातन सोशल कल्चरल स्थिति थी उसके साथ बगावती, नो। नानक तो बोलते हैं पाप की जंज ले काबलों दाया। कौन था वो पाप की जंज काबलों लेकर आने वाला? जो गुरबानी में आता है, इतनी मारपीट को लाने तैंकी दर्द न आया, वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं? एनीवे, ये जो भक्ति मूवमेंट की टोटल विचारधारा थी, जहाँ इसका बेसिक तत्व था, वो कॉन्शियस एवोल्यूशन का था, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ का था, वो आत्मिक विकास का था। मैं तो इसको बहुत एप्रिशिएट करता हूँ कि एक तरफ बारबेरियनिज्म हो रहा है, एक तरफ ये भक्ति मूवमेंट का कॉन्शियस एवोल्यूशन का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। इस भक्ति मूवमेंट से ही ये सिखिज्म ने जन्म लिया है। तो इन स्पाइट ऑफ दैट, एक पक्ष ये हो गया भक्ति मूवमेंट का। दूसरा ये है कि ये जो हमारा सनातन का जो गुरुकुल प्रणाली थी, एजुकेशन सिस्टम था, हमारे जो रिचुअल थे, हमारी जो ग्रास रूट तक, गांव तक जो हमारी जो एजुकेशन थी, उसको ये मुगल एम्पायर एंड इन्वेडर्स, नो डाउट उन्होंने इन्फ्लुएंस तो किया, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर सके। ऐसा हुआ कि जब 18वीं सदी में ब्रिटिश ने अपना पांव रखा, पर्टिकुलरली 19वीं सदी में जब ये बंगाल से आते हैं एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये अपना फैलाव करते हैं, आगे चलते हैं, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि हमारी जो गुरुकुल प्रणाली थी, हमारी जो लैंग्वेज थी संस्कृत, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था, उस एजुकेशन सिस्टम में चाहे वो हमारी आयुर्वेद साइंस थी, चाहे हमारी दूसरी साइंस थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी या न्यूटन की थ्योरी, अरे भाई ये तो हमारी ही चोरी की हुई सब थ्योरीज हैं वेस्टर्न की। ये चोरों ने हमसे ही, हमारे ही वेदों से इसको चोरी करके अपनी लैंग्वेज ले जाके हम पर ठोस दिया कि ये हमने बनाया है। ये लुटेरे और चोर वेस्टर्न जो भी जहाँ पे आए हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो भी आए हैं, ये लुटेरे थे। एंड इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान भारत का किया कि एजुकेशन सिस्टम तहस नहस किया, संस्कृत हमारी लैंग्वेज तहस नहस की, हमारी जो बेसिक नो डाउट
लोगों को तो रिचुअल्स प्यारे होते हैं, वो तो नहीं छोड़ते, लेकिन बहुत सारे लोग, भारत के लोग नहीं जानते कि भारत में जो सती की प्रथा थी, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जौहर की प्रथा थी, उसकी कभी कोई व्याख्या करता ही नहीं। चाइल्ड मैरिज की व्याख्या, उसका एक साइंटिफिक बेस था, जौहर का एक साइंटिफिक बेस था। लेकिन इन्होंने, ब्रिटिश ने 2000 साल में एक ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा किया कि हमारी जो सनातन की विद्या की जो प्रणाली थी, जो हमारी साइंस थी, उसको वो मुगल नहीं कर सके, जो एक ब्रिटिश ने हमें नुकसान पहुंचाया। कोई शक नहीं, ब्रिटिश की सपोर्ट पे ब्रिटिश ही लेकर आए मार्क्सिज्म की एजुकेशन, इंग्लिश की एजुकेशन, इन दो एजुकेशन ने इंडियन जो इंटेलेक्चुअल थे वो इसके आज तक वो गुलाम है। बहुत बार मैं सोचता हूँ कि भाई अंग्रेज़ों के दौरान जो कांग्रेस पार्टी खड़ी की, वो कांग्रेस पार्टी को अपनी पावर सौंप के चले गए, लेकिन हमेशा इन लोगों की, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे कम्युनिस्ट लोग हैं, चाहे कोई और इस्लाम नासबंदर लोग हैं, ये हमेशा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न, पर्टिकुलरली इंग्लिश कल्चर, लोगों तक एक ही बात बताते रहे कि हमें खतरा है। किससे खतरा है? सनातन से खतरा है। बड़ी अनोखी बात थी, वो राजसत्ता में ना पहले थे, ना ब्रिटिश रूल के दौरान थे, ना इवन कांग्रेस के दौरान भी वो राजसत्ता में नहीं थे। खतरा थे इनसे। इतना बड़ा प्रचार किया गया हमारे इस देश की, जो क्यों किया गया, मैं बहुत बार इसको सोचता हूँ, ये क्यों किया गया। इसका कारण था कि इंडिया एंड ईस्ट, इसकी एक जो बेस है, दैट बेस इज कॉन्शियसनेस। हमारी जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि गरीब से गरीब हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है, ये अगर वो 4 आने की, 5 आने की, या 1.25 रुपये का भी चढ़ावा चढ़ाता है किसी मंदिर में, किसी ऐसी धर्म की रिचुअल्स में, तो उसके मन में होता है मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। गरीब से गरीब व्यक्ति भी मुक्ति की तलाश में है। अमीर तो होता नहीं, जो बहुत रेयरली फिनोमेना होता है, जब अमीर सोचता है कि अब मेरे को मिल गया सब कुछ, मैं छोड़ूं इसको। लेकिन ये जो हिंदुस्तान एंड ईस्ट की जो बेसिक फिलॉसफी है, बेसिक दर्शन है, उसकी बुनियाद में है कॉन्शियसनेस, चैतन्य, आत्म विकास, आत्म बोध, अंतर्जामी होना, परम धाम को प्राप्त करना। इस सारी की सारी जो बातें हैं, उसकी बुनियाद में भारतीय दर्शन ने दिया है होश। बेसिकली हमारा जो बेसिक धर्म है भारतीय दर्शन का, बेसिक जो कुंजी है इस ताला खोलने की, जो मनुष्य जाति की जो की है, दैट इज होश, कॉन्शियसनेस, जागरूक होना, होशमंद होना, सजग होना। उसको भक्ति लहर के मुंह पे जो भी हमारे गुरु हुए हैं, कबीर है, नानक है, दादू हैं, पलटू हैं, त्रिलोचन है, धन्ना जट हैं, जितने भी तमाम, उन्होंने एक शब्द दिया है सुरती। सुरती को वो एक लफ्ज़ को बोलते हैं, जॉर्ज गुरजेफ, रशियन मिस्टिक जो हैं, उन्होंने एक सेंटेंस दिया है सेल्फ रिमेंबरिंग। हमें सेल्फ रिमेंबरिंग तो इंग्लिश लिटरेचर से पता चल गई, लेकिन हज़ारों सालों से ये जो हमारी स्मृति एंड ज्ञान या सुरती है, भक्ति लहर ने जिसको सुरती कहा, हमें उसका नहीं पता। किसको सुरती बोलते हैं, किसको स्मृति बोलते हैं, किसको ज्ञान बोलते हैं। सो ये जो बातें हमसे छिपाई गई, बहुत ज़बरदस्त इनजस्टिस किया गया हमारे, नॉट ओनली इंडियन पीपल बट रेस्ट ऑफ द मैनकाइंड आल्सो। खुदा साहब, यही बात है कि अगर डॉक्टर दोसांझ जैसा एक नॉन हिंदू, मेरे संस्कार हिंदू के संस्कार नहीं है, मेरे संस्कार सनातन के संस्कार नहीं थे, सनातनी हिंदू के संस्कार नहीं थे, मेरे संस्कार एक पेंडू
जट किसानी के संस्कार थे, सिखी के संस्कार थे। जो एक दूसरी कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, लेकिन जी तलाश है, इस सुरती की तलाश, इस प्रज्ञा की तलाश, ज्ञान की तलाश, आत्मबोध की तलाश, आत्म विकास की तलाश, कहाँ है वो परम धाम जहाँ जाके ये आनंद मिलेगा, मैं पूरा चेतन हो जाऊंगा, मेरे को आनंद मिले, वो कहाँ है? उसकी खोज, ये वो ही है सच की खोज, वो ही है परमात्मा की खोज। देखो भारतीय दर्शन कितना ब्यूटीफुल बात बोलता है। भारतीय दर्शन में कहीं परमात्मा का नाम नहीं, लेकिन बोलते हैं कि परमात्मा भी एक युक्ति बन जाएगा, एक डिवाइस है टू अटेन दैट आत्म विकास। सो उस आत्मिक विकास की तलाश में अगर डॉक्टर दोसांझ वर्गा व्यक्ति सनातन दर्शन को खोज लेता है, तो ऐसी बुद्धि दुनिया के जिस मर्जी हिस्से में हो, जिस मर्जी कास्ट की हो, जिस मर्जी रेस की हो, क्रिश्चियनिटी में हो, इस्लाम में हो, कहीं भी हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो, वो जो इंटेलेक्ट है, वो जो इंटेलिजेंस है, वो इसकी तलाश कर लेगी। दैट इज़ वाई अब जो इंडिया में आप देखते हैं कि कितने लोग, इवन के इंडिया के बाद भी कितने लोग हमारे इस्कॉन में आए हैं, एंड इस्कॉन के साथ साथ एक वो महर्षि हुआ करते थे, क्या नाम था उन्होंने, मैं भूल गया, अमेरिका में जिन्होंने अपना सेंटर स्थापित किया। प्रभुपाद स्वामी नहीं, वो तो इस्कॉन वाले ही है ना। उससे पहले थे महर्षि, उनका काफ़ी, अब चलो एनीवे। तो जहाँ कहीं भी ये इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलेक्ट है, उसमें आता है कि जो जीवन व्यर्थ ना जाए, ये थोड़ा सा जीवन है, नानक जिसको बोलते हैं तू लाहा ले ले। लाहा क्या लेना है? आत्मिक विकास करना है, उस परम धाम को जानना है, उसकी तरफ ये जो खोज है, ये भारत की देन है। तो जो भी इस तरफ जाएगा, उसके पास एक एनालिटिकल इंटेलेक्ट होगा, एक एनालिटिकल आई होगी। वो डिसाइड करने के काबिल हो जाएगा कि नेगेटिव फोर्स कौन है और पॉजिटिव फोर्स कौन है। प्रॉब्लम क्या है कि जो नेगेटिव फोर्स है वो दानव है, वो असुर है, नेगेटिव है, वो झूठ पर खड़ा है, झूठ के प्रोपेगेंडा पर खड़ा है, एंड उसकी इतना प्रोपेगेंडा हो जाता, वो करता है कि लगता है कि यही सच्चा है। यही प्रोपेगेंडा नेगेटिव फोर्स का, दानव का, असुर का, थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू द इंग्लिश मीडिया, थ्रू द वेरियस एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसा किया गया कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अनकॉन्शियस होने के कारण इतने कंडीशनड हो जाते हैं, इतने संस्कारित हो जाते हैं, वो समझते हैं कि यही ठीक है। अभी देखो ना आप खुशहाल साहब, पिछले 9 साल में जब से ये मोदी रेवोल्यूशन 2014 में आया है, आई लेवल इट रेवोल्यूशन, क्योंकि इतनी तो भाई हमने पिछले 70 साल में जितनी उम्र बताई है, 47 से लेकर आज तक, मैं तो उस वक्त का प्रोडक्ट हूँ। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने कंडीशनड हुए, उसमें कोई इसे लगता था कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है, अंतरात्मा बोलती थी गलत हो रहा है। 2014 से जो कुछ शुरू हुआ होना, इट इज अस्टॉनिशिंग, कमाल हो गया, और वो भी इतनी तेज हो रहा है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं सभी लोग कि ये हमारे पास था, अगर था तो इसको दबा के क्यों रखा गया। इतनी साइंटिफिक रिसर्च हमारे पास, साइंटिफिक माइंड है हमारे पास, इतना इंटेलिजेंस है हमारे पास, इसको क्यों इतना बदनाम किया गया, इसको क्यों इतना बैकवर्ड बनाया गया कि तो इतना बोलेगा कि ये पॉवर्टी है, ये बैकवर्डनेस है, ये सपेरों का देश है, ये फलां है, ये धमकड़, इतना बदनाम किया गया। लेकिन आज मैं, आपने बोला था कि प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन में तो पहला हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस पे आफरीन हूँ कि हम इन इंडियन लोगों का इतना ब्यूटीफुल इंटेलेक्ट है, इतने ये इंटेलिजेंट लोग हैं, इतनी इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग है,
and in spite of the Islamic invaders and European invaders, ये इसकी जो फैक्टर है, कॉन्शियसनेस का जो फैक्टर है, इसको ये लोग ख़त्म नहीं कर सके, क्योंकि जो नेगेटिव हैं, हंकारी लोग हैं, इनके हंकार को चोट पहुंचती है कि हैं हमसे कोई अच्छा है। हंकार क्या है? हंकार की लड़ाई जो थ्रू द वर्ल्ड जो लड़ाई हो रही है, जो हंकार की है, हमसे कोई बेटर है, नहीं हो सकता। अगर होने की कोशिश कर रहा है उसको ख़त्म कर देंगे। हम हैं, ये जो हंकार है वेस्टर्न कंट्री का, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री का, अमेरिका का, जो सारे के सारे जहाँ को फंड्स आते हैं हमारे उन लोगों को जो कि यहाँ के भाड़े के टट्टू जिनको हम बोलते हैं, वो बकाऊ माल जो है, चाहे मीडिया में है, चाहे इंटेलेक्चुअल्स में है, चाहे मार्क्सिस्ट है, चाहे और भी कई कांग्रेस टाइप पर के जो बकाऊ माल है, वो इसको टॉलरेट नहीं कर रहा कि कैसे हो गया ये एक नई जागरण कहाँ से आ गया, ये कॉन्शियसनेस की बात कहाँ से होनी शुरू हो गई, ये आत्म विकास का आधार बहुत मुश्किल से उस पर पर्दा डाला था, ये कैसे शुरू हो गया। इसलिए मेरे ख्याल में तो खोसला साहब, नो डाउट एवरीथिंग इज इंटरलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये जो पोलिटिकल कंडीशंस हैं, पोलिटिकल कंडीशन से ही ये चीज़ें बनती हैं। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पोलिटिकल कंडीशन की, पोलिटिकल सुपरस्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ही मनुष्य को मोल्ड करती है, मनुष्य को कंडीशन करती है उसको। एंड दैट इज़ वाई मैन इज़ नोन एज ए कंडीशन प्रोडक्ट, जिसको हम संस्कार बोल देते हैं। इतने गहरे संस्कार हो जाते हैं कि हम और सब कुछ भूल ही जाते हैं। दिस कंडीशन इज सम सॉर्ट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये बेहोशी है। इस बेहोशी को तोड़ना, ये कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस होना मीन्स टू मूव टूवर्ड्स अ कॉन्शियसनेस, यही आत्मिक विकास है। होश होना ही आत्मिक विकास है। पिछली बार जो हमने बोला था कि ये प्रकृति के एलिमेंट्स एंड पुरुष जो है, एंड पुरुष की जो कुछ करैक्टर्स हैं, उन करैक्टर्स में जहाँ पे एक इंटेलिजेंस है, वहाँ पे एक अनुभूति भी है, अनुभवता, हृदय भी है। जो इनका एक बैलेंस है, विचार का इंटेलेक्ट, हृदय का अनुभव। अनुभव इन लोगों ने, वेस्टर्न लोगों ने, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा ने, हंकारी लोगों ने, ईगो तक सीमित लोगों ने वो जो अनुभव का करैक्टर था वो लोगों को ख़त्म कर दिया। एक ही करैक्टर रह गया, दौड़ और पैसा और प्रॉपर्टी और पैसा और प्रॉपर्टी और अहंकार पूर्ति। इसको चैलेंज करने के लिए ये जो भारतीय सनातन दर्शन बहुत देर से चला आ रहा था, पिछले 9 साल में लोगों में उसके प्रति एक जागरूकता पैदा हुई है, रिजुविनेशन पैदा हुई है। लोग सोचने पर मजबूर हुए हैं कि ये नेगेटिव लोग कौन हैं, जिन लोगों ने हमारे देश को बर्बाद किया, ये कौन है, ये इतने भ्रष्ट एंड करप्ट लोग कौन हैं, कहाँ से आ गए। आज लोग बहुत इस तरफ सोचने पर मजबूर हुए हैं। सबसे लोग किंतु परंतु जितनी मर्जी कर लें। मैं एक सवाल पूछता हूँ, 2004 से लेकर 2014 तक हिंदुस्तान में इतनी रग रग में करप्शन धस गई थी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चलानी पड़ी। क्यों चलानी पड़ी इंडिया अगेंस्ट करप्शन? क्योंकि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर एंड जो भी क्लिक था चलाने वाला रास्ता था, उसके नीचे एक बहुत जबरदस्त लॉबी करप्ट लोगों की पैदा हो गई थी। आप आज है वो? आज क्यों नहीं मूवमेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट क्यों नहीं उठ रही है? क्योंकि नहीं है। एक नई डेवलपमेंट शुरू हुई इन प्रेजेंट कंडीशंस में। नो डाउट मटीरियली, इकोनॉमिकली हम विकास कर रहे हैं, लोगों को सहूलतें मिल रही हैं, वो सहूलतें मिल रही हैं जो एक सोशलिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री में भी शायद ही मिलती हों, वो हमारे भारत में भी मिल रही हैं। मैं तो हैरान तो होता हूँ कि ये जो हम रूस एंड चीन में बोलते थे कि जैसे मिलेगा ऐसे मिलेगा, जब मोदी साहब 80 करोड़ लोगों को घर अन्न पहुँचा रहे हैं, एवरीथिंग। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं मेरे परिवार के सदस्यों, मेरे परिवार के मेंबरों,
वो इस कंट्री में मेरा परिवार जाके जो संबोधन करते नहीं थे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो इसलिए ये जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं खुदा साहब वेरी इनकरेजिंग है। रादर मैं अपने देखने वालों को और सुनने वालों को बोलूँगा कि अपने आप में बैठकर सेल्फ एनालिसिस करो, मैं कितना नेगेटिव हूँ, मैं कितना पॉजिटिव हूँ। ये जो सोशल मीडिया में हम देखते हैं मेजॉरिटी नेगेटिव वृत्ति के लोग हैं, दूसरे हंकार पूर्ति वाले लोग हैं। सेवा करेंगे उसको भी हंकार में बदल देंगे कि हमने इतनी सेवा की। एनालिसिस करो कि मेरी जो साइकोलॉजी है वो कितनी नेगेटिव है, कितनी पॉजिटिव है, एंड ट्राई टू डेवलप योर दिस पॉजिटिविटी टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स एवरीथिंग। तो जीवन में एक थोड़ी सी कंटेंटमेंट मिलेगी। सो बाकी तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आज इतना ही लेते हैं। एक और फिर आप सबके भीतर उस वह प्रकाशमान जोत को डॉक्टर सान का प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।